हाँ जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक सब? पिछली क्लास हमारी आर्टिकल्स पे थी। हमने आर्टिकल्स स्टार्ट किए थे, देखा था कि आर्टिकल्स क्या हैं, कितने टाइप के हैं, क्या फंक्शन है, ये सब हमने देखा था। और आर्टिकल से भी पहले हमने वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझा था कि कैसे वोवल साउंड के अकॉर्डिंगली हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन पुट करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल दी पुट करते हैं, और कैसे कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए पुट करते हैं या फिर डेफिनेट आर्टिकल द पुट करते हैं। ठीक है, ये सब हमने देखा था कि सेम लेटर डिफरेंट साउंड्स भी दे सकते हैं और डिफरेंट लेटर सेम साउंड भी दे सकते हैं। वॉवल्स देखने में 5 हैं लेकिन साउंड वो 20 कैरी करते हैं। कॉन्सोनेंट्स देखने में 21 है लेकिन साउंड वो 24 कैरी करते हैं। ठीक है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझने से भी पहले पिछली क्लासेस हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे थी। अगर आपने नहीं देखी है देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगे। आपको उसमें उन क्लासेस में ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आप स्कूल में रहते तो कभी नहीं सीख पाए होंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल आप देखिए, विजिबल है। आई हैव एन आयन। iron my clothes and iron pillar। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। इनकी मदद से हम समझेंगे कि क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ज़रूरी है और पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमें आर्टिकल्स करने हैं और आर्टिकल्स जो है नाउन के लिए ही यूज़ आते हैं। आर्टिकल्स एडजेक्टिव का ही पार्ट है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आते हैं तो आर्टिकल्स भी नाउन के लिए ही यूज़ आते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस में जो वर्ड है नाउन है भी कि नहीं। नाउन है भी तो उसको कैसे पहचाना जाए, इसके हमने 3-4 मेथड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखे थे। इन एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव एन आयन। मैंने कहा मेरे पास एक आयन है। आयन मतलब कि वो जिससे कपड़े प्रेस करते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नेम है। आप दुकान पे जाके कह सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप उसके नाम से ही बता पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये आयन क्या है, यहाँ पे नाउन है क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का नेम है। इसीलिए नाउन होने की वजह से इसने इंडेफिनिट आर्टिकल एन लिया है। क्यों? क्योंकि ये आयन आ के साउंड दे रहा है, एन आर्टिकल लिया है। लेकिन यही वर्ड जो है अब इस सेंटेंस में देखिए, आयन माई क्लोथ्स, मेरे कपड़ों को इस्त्री कर दीजिए। यानी कि आप यहाँ पर ये जो आयन वर्ड है वर्ब के तरीके से यूज़ कर रहे हैं। स्पेलिंग सेम है, वर्ड सेम है, फंक्शन डिफरेंट दिखा रहा है। पहले ये नाउन का काम कर रहा था, किसी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, अब ये किसी वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एन आयरन पिलर। पिलर कैसा है? आयरन का। यानी कि इसमें ये नाउन है, ये नाउन नहीं है, और ये नाउन की कोई विशेषता बता रहा है। नाउन किस तरीके का है? आयन का है। यानी कि ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। तीनों सेंटेंस को कंपेयर कीजिए। एक बार ये नाउन का काम कर रहा है, एक बार ये वर्ब का काम कर रहा है, और एक बार ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, उसमें आइडेंटिफिकेशन सीखी थी, ताकि आप समझ सकें कि किसी भी वर्ड को देख के आपको ये नहीं कहना कि ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, वर्ड का फंक्शन देख के बताएंगे कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होल्ड करता है। आप आईएनजी देख के ये ना कहें कि ये वर्ब है। रनिंग, स्विमिंग, ईटिंग, रीडिंग, ये सब वर्ब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप इनका फंक्शन देख के बताएंगे कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। आईएनजी वाले वर्ड्स जो है नाउन भी बिहेव करते हैं, आगे एग्जांपल्स आएंगे। आईएनजी वाले वर्ड जो हैं एडजेक्टिव भी बिहेव करते हैं। एडजेक्टिव बिहेव करते हैं तो वो पार्टिसिपल कहलाते हैं, और अगर नाउन बिहेव करते हैं तो वो जेरेंड कहलाते हैं। ये एडवांस ग्रामर का पार्ट है। बेसिक के बाद हम एडवांस भी करेंगे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम साथ में भी करते चलेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि कोई वर्ड आयन नाउन का काम कर रहा है, सेम स्पेलिंग सेम वर्ड वर्ब का काम कर रही है, और सेम वर्ड सेम स्पेलिंग जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप नाउन पहचान पाए तो ही आर्टिकल पुट कर पाए। अगर आप नाउन ही पहचान नहीं पाएंगे तो आप आर्टिकल भी पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस नहीं देखी हैं आप प्लीज़ देखें, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अब कल की क्लास में हमने जो भी कुछ सीखा था वो उसकी रिवीजन करते हैं। और पहले तो ये बताइए किस किस ने क्लास अटेंड की है, हाथ खड़ा कीजिए।
हाँ जी, अपने रूम से ही हाथ खड़े कीजिए ईमानदारी से। और जिसने नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो चेक करें, देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने स्कूल में शायद नहीं सीखी होंगी। जिन्होंने देखी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है हम उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है दैट वॉज एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। इसकी पार्सिंग कीजिए। पार्सिंग करना समझा था कि हर एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें पहचानना है। ये क्या है आपका दैट, किसके लिए यूज़ आया है, दैट वॉज एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। ये दैट किसके लिए यूज़ में आया है, इस परफॉर्मेंस के लिए यूज़ में आया है। ये दैट किसके लिए यूज़ में आया है, इस परफॉर्मेंस के लिए यूज़ में आया है। यानी कि ये परफॉर्मेंस क्या है, हमारा नाउन है। ये परफॉर्म वर्ड से बना है, परफॉर्म। ये क्या है, परफॉर्म वर्ब से बना है। आपने इसके अंदर प्लस ANCE करके इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। परफॉर्म एक वर्ब थी, आपने ANC इसमें सफिक्स ऐड किया है। सफिक्स यानी कि प्रत्यय। किसी भी रूट वर्ड के पीछे आप किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं तो वो सफिक्स कहलाता है। ये परफॉर्म ANC जुड़ने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि जिसको आप फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप फेल्ट ओनली वाली कैटेगरीज़ में आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स हैं जो, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो आपको बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आगे कोई आर्टिकल नहीं लेते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल नहीं बनाए जा सकते, या द के बाद जो है हम प्लूरल नाउन्स नहीं ले सकते। ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे हमने अभी देखा था कि कोई वर्ड जो है अलग अलग फंक्शन कर सकता है। आयन कभी नाउन था, कभी वर्ब था, कभी एडजेक्टिव था। ऐसे ही कोई भी वर्ड कैसा भी फंक्शन कर सकता है और अपने फंक्शन के हिसाब से वो आर्टिकल ले भी सकता है, नहीं भी। सिंगुलर से प्लूरल बन भी सकता है और नहीं भी। काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी। तो आप कभी भी किसी चीज़ को लेबल ना करें। अगर लेबल कर देंगे तो एक्सेप्शन नाम की चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। एक चैप्टर तो होगा मेन पॉइंट्स का और एक चैप्टर बन जाएगा आपका एक्सेप्शन का। अगर आप चीज़ों को लेबल कर देंगे, रूल वाइज पढ़ेंगे, तो आप चीज़ों को फंक्शन के हिसाब से जज करना सीखें, ठीक है। परफॉर्मेंस ANC लगने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इस सेंटेंस में एन कहाँ है, यहाँ। दैट क्या था, प्रोनाउन। किसके लिए यूज़ में आया था, इस नाउन के लिए यूज़ में आया था। प्रोनाउन कैसे था, हमने आइडेंटिफिकेशन सीखी थी। जो वर्ड नाउन के लिए काम में आए, फॉर अ नाउन, या रिप्लेस करें नाउन को, वो वर्ड्स क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन बन जाते हैं। एक लाइन को दोबारा पढ़िए, दैट वाज एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। दैट क्या है, इस परफॉर्मेंस के लिए यूज़ हुआ है। तो जो वर्ड परफॉर्मेंस के लिए, नाउन के लिए यूज़ हुआ है, वो क्या होगा, एक्चुअली हमारा प्रोनाउन होगा। ये आपका प्रोनाउन था। ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम आर, वॉज, वर, ये सभी आपकी मेन वर्ब होती हैं। एंड क्या है आपका आर्टिकल। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसी थी, एक्सीलेंट थी। परफॉर्मेंस के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसकी क्वालिटी बताई गई है। तो ये एक्सीलेंट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। यानी कि ये एंड किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए यूज़ में आया है। आर्टिकल्स ए एंड द हमेशा नाउन के लिए यूज़ में आएंगे, और वो भी कैसे नाउन के लिए, कॉमन नाउन के लिए। कल हमने थोड़ा सा समझा था कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। कॉमन नाउन वो चीज़ है जो किसी एक के लिए भी यूज़ हो सकती है और मैनी के लिए भी, एक से ज़्यादा के लिए भी। प्रॉपर नाउन वो है जो सिर्फ किसी इंडिविजुअल के लिए यूज़ होगी। अगर वो इंडिविजुअल के अलावा सबके लिए यूज़ हो रही है तो फिर वो दोबारा से कॉमन नाउन ही बन जाएगी। दैट वॉज एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस क्या है, हमारा नाउन। एंड किसके लिए आया, इस परफॉर्मेंस के लिए। ये चीज़ हमने समझी। अब इसमें हमने कल एक रूल समझा था कि ए और एंड जो है सिंगुलैरिटी शो करते हैं, वन के लिए भी यूज़ में आते हैं, यानी कि ये वन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, दैट वॉज एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ये एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। तो एक शानदार परफॉर्मेंस थी, इसमें एक दिखाने के लिए आपने इस एन आर्टिकल का, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया है, ठीक है। जैसे कल हमने किया था ना, शी हैज़ अ ब्रदर, उसका एक भाई है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो ए और एन एक दिखाने का काम भी करते हैं। आई हर्ड अ चाइल्ड क्राइंग, मैंने क्या सुना, एक बच्चे को रोते। अब आप इस सेंटेंस में ज़रा नाउन पहचानिए। आई हर्ड वॉट, अ चाइल्ड क्राइंग, बच्चे को सुना या बच्चे के रोने को सुना, बच्चे के रोने को सुना। यानी कि ये रोन ING वाला वर्ड क्या है, यहाँ पे नाउन है। अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये बात बड़ी अटपटी लग सकती है कि ING वाले वर्ड तो हमने अब तक वर्ब ही पढ़े थे, लेकिन ING वाले वर्ड जो है नाउन का काम भी, फंक्शन भी कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे कर रहा है। और चाइल्ड यहाँ पे क्या बन गया है, एडजेक्टिव। रोना किसका, बच्चे का, ठीक है।
आई हर्ड वॉट अ चाइल्ड क्राइंग। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि आप वॉट का क्वेश्चन पुट करके वर्ब से, अगर आप व्हाट का क्वेश्चन, होम का क्वेश्चन, हु का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चलता है। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का बनने का काम सिर्फ नाउन कर सकते हैं या तो प्रोनाउन। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन तो नहीं है, तो यहाँ पर ये नाउन है, आईएनजी वाला नाउन है। वर्ब के साथ आईएनजी वाला वर्ड जो है नाउन का फंक्शन करता है, उसे जेरेंड कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक बच्चे का रोना सुना, तो यहाँ पर ये ए क्या है, एक का सेंस दे रहा है, एक बच्चे का रोना मैंने सुना। नेक्स्ट, अ चीता कैन रन फास्टर देन अ लायन। कल एक रूल हमने किया था कि ए और एन जो है ऑल का सेंस भी देता है, वन का सेंस भी देता है, प्लस ये ऑल का सेंस भी देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था अ काउ हैज़ अ टेल, तो क्या सिर्फ एक ही गाय की पूँछ है? नहीं, ये सभी गायों के लिए लागू होता है। यानी कि अ काउ हैज़ अ टेल का मतलब यही नहीं कि एक गाय की पूँछ है, ये दुनिया में एक ही गाय है, सिर्फ वही पूँछ लिए बैठी है, नहीं। यहाँ पर अ काउ का मतलब है जनरल सेंस, ऑल काउज़ की बात हो रही है। सेम इसी तरीके का एग्जाम्पल दूसरी बार लिया है, अ चीता कैन रन फास्टर देन अ लायन। यहाँ पे किसी एक चीते की बात नहीं की गई है जो किसी एक लायन से तेज़ दौड़ता है। यहाँ पे सभी चीते, ऑल चीता की बात की गई है और ऑल लायंस की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ए है ये ऑल का सेंस दे रहा है कि जितने भी दुनिया में चीते हैं वो सभी लायन से तेज़ ही दौड़ते हैं। नेक्स्ट, अ टीचर नीड्स टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। अब यहाँ पर ए देख के अगर आप स्कूल में हैं तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, अगर वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं बच्चे तो ए का मतलब वन निकालेंगे कि एक टीचर के अंदर बहुत पेशेंस होनी चाहिए। यहाँ पे एक टीचर की क्वालिटी है ये नहीं, ये क्वालिटी सभी टीचर्स में होनी चाहिए कि उनके अंदर पेशेंस है। यहाँ पर ये जो ए टीचर है ये अ टीचर एक को नहीं दिखा रहा बल्कि ऑल को दिखा रहा है। अ टीचर नीड्स टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। नेक्स्ट, देयर इज़ अ मिस्टर जॉनसन टू सी यू। कल हमने एक इसका मीनिंग किया था, ए और एन जो है एनी का सेंस भी देते हैं, सम का, अ सर्टेन का सेंस भी देते हैं। जैसे अभी देखा था कि आयन अलग अलग फंक्शंस कर रहा है, कभी वर्ब, कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव। एक से ज़्यादा मीनिंग होल्ड कर रहा है, कभी तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, कभी वर्ब बन रहा है और कभी किसी की विशेषता बन रहा है। ऐसे ही ए और एन एक मीनिंग नहीं रखते, सिर्फ वन का मीनिंग नहीं रखते, ये मोर देन 10 का मीनिंग रखते हैं। कभी ये वन बन जाएंगे, कभी ये ऑल बन जाएंगे, कभी ये एनी बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल अपने डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। देयर इज़ अ मिस्टर जॉनसन टू सी यू। आपके दरवाजे पे कोई आया है, किसी ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप कौन, उसने कहा मिस्टर जॉनसन। अब आप तो नहीं जानते कौन सा मिस्टर जॉनसन है, कौन है मिस्टर जॉनसन, तो आपके लिए वो इंडेफिनिट हो गए। अगर आप ये देख रहे हैं कि जॉनसन तो किसी इंसान का नाम है और इंसान के नाम प्रॉपर में आते हैं, मेरा नाम नेहा है, नेहा प्रॉपर में आएगा, लेकिन आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ, तो उस टाइम वो प्रॉपर है, उस टाइम वो डेफिनेट है। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि कोई जॉनसन आपसे मिलने आया है, तो जब आपने कोई कह दिया तो इसका मतलब अब वो वहाँ पे आपके लिए प्रॉपर नहीं है, आप उससे परिचित नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है। अगर वो डेफिनेट नहीं है तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल ही लेगा। प्रॉपर नाउन होने के बावजूद ये कैसा बिहेव कर रहा है, कॉमन बिहेव कर रहा है, और कॉमन बिहेव कर रहा है तो वो कॉमन बिहेव करने वाले आर्टिकल को ही लेगा। अब मिस्टर जॉनसन, देयर इज़ अ मिस्टर जॉनसन टू सी यू। कोई मिस्टर जॉनसन आपसे मिलने आए हैं, कोई लगा देने से वो अपने आप ही इनडेफिनेट बन गए, प्रॉपर नहीं बन पाए। ठीक है, अब मिस जेनिफ़र इज़ कॉलिंग फॉर यू। आपने फ़ोन उठाया और पूछा कौन बोल रहे हैं, तो उसने कहा मैं जेनिफ़र बोल रही हूँ। अब आप नहीं जानते कौन जेनिफ़र बोल रही है तो आपने सामने वाले से कहा कि किसी जेनिफ़र का आपके लिए फ़ोन है। यहाँ पर आप नहीं जानते कौन जेनिफ़र, तो आपके लिए वो क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया। लड़की का नाम प्रॉपर होने के बावजूद भी कैसा बिहेव कर रहा है, कॉमन बिहेव कर रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि दरवाजे पे कोई लड़का आया है, तो वो लड़का क्या है, कॉमन है, बॉय कॉमन में आता है। इसी तरीके से ये नाउन प्रॉपर होने के बावजूद भी कॉमन बिहेव कर रहा है। तो आप किसी भी वर्ड को देख के ये जज ना करें कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है या फिर ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये प्रॉपर है, ये कॉमन नहीं हो सकता, ये मटेरियल नहीं हो सकता, अगर ये काउंटेबल है तो ये अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। हम उसके फंक्शन को देखेंगे वो कैसा फंक्शन कर रहा है। इस टाइम ये जेनिफ़र जो है मेरे लिए अपरिचित है, ठीक है, अनिश्चित है, इसलिए मैं यहाँ पर ये जो ए है, ये वाला ए है, ये एनी का सेंस दे रहा है कि सम जेनिफ़र वांट्स टू टॉक टू यू, क्योंकि जेनिफ़र आपसे मिलना चाहती है, किसी जेनिफ़र का आपके लिए कॉल है।
तो ये यहाँ पर ए एन जो है ये इंडेफिनिट चीज़ को दिखा रहा है, इंडेफिनिट मैटर को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एनी का सेंस दे रहा है, सम का सेंस दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। कल हमने एक रूल किया था कि एज और एन जो है कभी कभी ईच, एवरी, पर का सेंस भी देता है, प्रत्येक का सेंस भी देता है। इसका मतलब ये कि वो चीज़ जो है रिपीट हो रही है, कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो चीज़ रिपीट होती है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। टेक 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे। एक टैबलेट लेनी है दिन में एक बार, दिन में 3 बार। कितनी बार? दिन में 3 बार। ऐसा कितनी बार करना है? अगर 3 दिन की डोज आप बनवा के लाए हैं तो डॉक्टर तो यही कहेगा 3 टाइम्स अ डे, यानी कि ये 3 दिन तक फॉलो करना है प्रोसीजर। एक दिन के लिए नहीं बताया गया है, एक दिन के लिए नहीं बताया गया है, ये हर एक दिन के लिए बताया गया है कि डेली आपको 3 टैबलेट्स लेनी ही लेनी है। एक एग्जाम्पल हमने स्कूल टाइम पे सुना था, एन एप्पल अ डे keeps the doctor away। अब इसमें देखिए कि एक एप्पल एक दिन खा ले तो डॉक्टर हमेशा के लिए दूर रहेगा? नहीं, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि ए का सेंस जो है पर के उसमें लिया गया है, पर के सेंस में लिया गया है। एन एप्पल अ डे, यानी कि एक एप्पल पर डे खाना है, ईच डे खाना है, एवरी डे आपको खाना है, तब आप हेल्दी रहेंगे और आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ए डे का, अ डे का ये मतलब ना निकालें कि 1 डे, एक दिन एप्पल खाया और काम ख़त्म, नहीं, ऐसा नहीं। अ डे का मतलब है ये पर डे की बात कर रहा है, आज भी खाया, कल भी, परसों भी, उसके बाद भी, ये डेली की बात कर रहा है आपके साथ। तो जब ये प्रत्येक का सेंस दे रहा है तो आप इसको पर, ईच, एवरी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई स्विम वंस अ वीक। मैं वीक में एक बार स्विम करती हूँ, एक बार स्विमिंग के लिए जाती हूँ, यानी कि ये मतलब है कि इस हफ्ते भी एक बार गई, अगले हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी एक बार गई थी। तो ये मेरा कंटिन्यूशन तरीका है करने का, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये चीज़ मैं रिपीट करती हूँ, ये एक्टिविटी मैं रिपीट करती हूँ। तो यहाँ पर वीक ना लगा के, ईच वीक ना लगा के, आई स्विम वंस पर वीक, ईच वीक ना लगा के मैंने इसको ए आर्टिकल से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, माई प्लम्बर चार्जेस ₹200 एन आवर। मेरे घर का टैप ख़राब था, मैंने प्लम्बर को बुलाया, उसने कहा कि 4-5 घंटे का काम है। उसने मुझे पर आवर के अपने चार्जेस बता दिए कि पर घंटे मैं 200 रुपये चार्ज करूँगा। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है, एन आवर। तो ये तो नहीं है कि 1 घंटे के 200 रुपये दे के मैं उसको 10 घंटे काम पे लगा लूँ, नहीं, वो अपनी फ़ीस जो है पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहा है। आप ट्यूशन्स भी लेते होंगे तो पर आवर के हिसाब से क्लासेस चार्ज करते होंगे टीचर्स आपके। पर आवर आप 200 रुपये दे रहे हो, 250 रुपये दे रहे हो, 1000 रुपये दे रहे हो। जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वहाँ टीचर पर आवर के हिसाब से अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब यही नहीं है कि पर आवर कह दिया आपने, एन आवर कह दिया तो एक बार फ़ीस लेके आप 10 घंटे की लेक्चर दे रहे हैं, 10 घंटे की क्लास ले रहे हैं, नहीं। आपने उनको अपना रेट बता दिया, अपना प्राइस बता दिया कि पर आवर के हिसाब से आप चार्ज करेंगे। जितनी देर की क्लास होगी वहाँ पर आप उतना उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, आई पे ₹500 अ वीक फॉर अ पार्किंग परमिट। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि ये आर्टिकल है, इसमें नाउन कहाँ है, ये, क्योंकि आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। परमिट का परमिट्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट एक परमिट इशू नहीं करती, बहुत सारे लोगों को परमिट इशू करती है, तो उनके लिए तो परमिट्स हो गया, यानी कि ये नाउन है। अब यहाँ पर ये पार्क में आईएनजी लगा है, आईएनजी लगने से वर्ब हो गया, एक्शन बता रहा है कुछ, नहीं। परमिट कैसा है? पार्किंग वाला, यानी कि ये आईएनजी फॉर्म जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है। आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो पार्टिसिपल कहलाती है। अभी आपको समझाया था कि किसी वर्ड को देख के आपने ये नहीं कहना कि ये वर्ब ही है, ये एडजेक्टिव ही है, ये एडवर्ब ही है, नहीं, आपने उसका फंक्शन देखना है। अब यहाँ पर ये आईएनजी वाली फॉर्म जो है किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, आई पे ₹500 अ वीक। एक हफ्ते के 500 रुपये देती हूँ पार्किंग परमिट के। तो क्या एक हफ्ते दे के महीने भर कार पार्क कर दूँ? नहीं, पर वीक मुझे अपने चार्जेस पे करने होंगे। ये पर वीक के चार्जेस हैं। आई पे ₹500 अ वीक। एक वीक के बाद दोबारा 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर दोबारा एक हफ्ते के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये अ वीक जो है ये पर का, ईच का, एवरी का सेंस दे रहा है। आई पे ₹500 पर वीक, ईच वीक। ठीक है,
ये कल की क्लास की हमारी रिवीजन थी। अच्छा, एक रूल की रिवीजन और बाकी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आई एम अ टीचर। देखने में ये बहुत छोटा सा आसान सा सेंटेंस लग रहा है। आई एम अ टीचर, मैं कौन हूँ? टीचर हूँ। यहाँ पर आपने हिंदी के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट कर दिया, वर्ड फॉर वर्ड कर दिया, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ। मैं इसको ऐसे भी तो कह सकती हूँ, मैं टीचर हूँ। क्या मैं इकलौती टीचर हूँ? इसमें एक लगा देने से आप ये बता रहे हैं मैं इकलौती टीचर हूँ, या सभी टीचर्स का काम मैं करती हूँ? नहीं, यहाँ पर ये सेंस ये मिल रहा है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है टीचर्स का, उसमें से मैं एक हूँ। समझ रहे हैं? मैंने कहा ही इज़ एन एम्बुलेंस ड्राइवर। वो कौन है? एम्बुलेंस ड्राइवर। ये एन किसके लिए यूज़ हुआ है? इस ड्राइवर के लिए। यानी कि ये क्या है? नाउन। किसका ड्राइवर है? एम्बुलेंस का। अभी बताया था ANC लगने से वर्ड क्या बन जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने के बावजूद भी किसका फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। ही इज़ एन एम्बुलेंस ड्राइवर। दुनिया में बहुत सारे ड्राइवर्स होंगे, उसमें से वो एक है। तो ये काउंटेबल है, प्लस ये कॉमन नाउन है। काउंटेबल भी हो, कॉमन नाउन भी हो, तो उसके लिए आपको आर्टिकल देना कंपलसरी है। अगर आप कह दें ही इज़ एम्बुलेंस ड्राइवर, ही इज़ सिंगर, ही इज़ डॉक्टर, तो ये सुनने में, कहने में, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। एग्ज़ाम में इसको गलत माना जाएगा। जैसे कि एक आप एग्ज़ाम्पल देखिए, हर ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, ही इज़ सिंगर। ये सेंटेंस पढ़ के देखिए, हर ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, उसका भाई अमेरिका में रहता है, ही इज़ सिंगर। लंबा सेंटेंस दिया है, एग्ज़ाम में आपको इससे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस दिया जा सकता है। पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज़ सिंगर। लेकिन क्या ये सिंगर जो है एक बड़ी कम्युनिटी को शो कर रहा है? सिंगर एक से ज़्यादा है? हाँ जी हैं। तो यहाँ पर आपको इनडेफिनेट आर्टिकल ए प्लेस कम करना कंपल्शन है। ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये किसी एग्ज़ाम में से ही लिया हुआ है, और वहाँ पर मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स जो हैं इसको गलत करके आए होंगे। आपको पहचानना है कि ये नाउन है, प्लस ये कॉमन नाउन है, यानी कि किसी ग्रुप को शो कर रहा है, किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर वो किसी एक बड़े ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो वो किसी एक चीज़ को दिखा रहा है, किसी इंडिविजुअल को शो कर रहा है, और उस इंडिविजुअल को शो करने के लिए, सिंगुलर को शो करने के लिए ही आपने इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ यहाँ पे किया है। ठीक है? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा रूल है, मैं 2 रूल्स इकट्ठे करवाने वाली हूँ। मैंने लिखा अ वाइट एंड ब्लैक शर्ट। एक और लिखा अ वाइट एंड अ ब्लैक शर्ट। अ प्रेसिडेंट एंड chairman has arrived. A president and a chairman have arrived.
an honest and hardworking teacher। इसी बात को वैसे लिखते हैं, an honest and a hard working teacher। इन सेंटेंसेस को पढ़ के देखिए क्या डिफरेंस महसूस होता है, कौन सा सही लगता है। कुछ सेकंड्स लीजिए और आप खुद से देखिए कि क्या सही लगता है। हाँ जी, देख लिया क्या ठीक लगता है। चलिए हम करते हैं। बोर्ड विजिबल है। अ वाइट एंड ब्लैक शर्ट, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है अ वाइट एंड अ ब्लैक शर्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सिंटेक्स में आते हैं। सिंटेक्स मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इनको करना सीखते हैं। पहला सेंटेंस आपको ये कह रहा है कि कोई एक शर्ट है जिसके अंदर ये दोनों शेड्स हैं, ब्लैक भी है और वाइट भी है। एक शर्ट है आपके पास जो हो सकता है एक साइड से वाइट हो, एक साइड से ब्लैक हो, या उसमें स्ट्राइप्स हों जैसे जेब्रा क्रॉसिंग में होते हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट। ठीक है, यहाँ पर एक ही बार आर्टिकल यूज़ किया गया है, किसके लिए? इस शर्ट के लिए। ये वाइट एंड ब्लैक क्या है? ये तो एडजेक्टिव है। कैसे पता? क्योंकि ये शर्ट की कोई क्वालिटी बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये आर्टिकल किसके लिए यूज़ हुआ है? इस शर्ट के लिए। प्लस आप शर्ट का शर्ट्स बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। तो आपने इससे जज कर लिया कि ये क्या है आपका नाउन। अब एक ही शर्ट है और ये दोनों जो है उसके कलर्स हैं, एक दोनों कलर्स उसी शर्ट में है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आपका क्या मतलब निकलता है? दोनों एडजेक्टिव्स जो हैं अपने अपने इंडिविजुअल आर्टिकल्स के साथ आए हुए हैं। ये भी अपना इंडिविजुअल आर्टिकल लिए बैठा है और ये वाला भी अपना इंडिविजुअल आर्टिकल लिए बैठा है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में दो शर्ट्स की बात हुई है, एक कम्प्लीटली ब्लैक है, एक कम्प्लीटली वाइट है। इसी तरीके से आप इसमें देखिए, अ प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन हैज़ अराइव्ड। इसमें जिस बंदे की बात की गई है, जिस पर्सन की बात की गई है, वही तो प्रेसिडेंट है और वही चेयरमैन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में? आपको हैज़ की जगह हैव दे देगा। ये जो एरर है ये वर्ब की भी एरर है, प्लस ये आर्टिकल्स की भी एरर है। आप यहाँ पर एक बार आर्टिकल देख रहे हैं, ए दिख रहे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसी एक ही बंदे की बात हो रही है। वो प्रेसिडेंट भी है, वो चेयरमैन भी है, और जब वो एक ही बंदा है तो उसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? राम एक है, उसके आप साथ आप इज़ी लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, राम इज़ ऑनेस्ट। राम आर तो नहीं कर रहे, नहीं ना। तो जब किसी एक ही इंसान की बात आ रही है तो वहाँ पे वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर, हैज़। नेक्स्ट पढ़िए, अ प्रेसिडेंट एंड अ चेयरमैन हैव अराइव्ड। अब यहाँ पर दो पर्सन्स की बात हो रही है, एक तो जो है वो प्रेसिडेंट है और एक कौन है? चेयरमैन है। एग्ज़ाम में एरर कैसे आएगा? यहाँ पे आपको हैज़ लगा के दे देंगे। अब जानते होंगे कि अगर इंडिविजुअल आर्टिकल्स आए हुए हैं किसी भी नाउन के आगे या किसी एडजेक्टिव के आगे, इंडिविजुअल आर्टिकल्स हैं, तो वहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों की बात हुई है, एक बार प्रेसिडेंट की और एक बार चेयरमैन की। जब पर्सन्स एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हो गए। प्लूरल अपने आप में कैसी नाउन वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे एरर इस तरीके से आएगा। इस नेक्स्ट देखें, एन ऑनेस्ट एंड अ हार्ड वर्किंग टीचर। एक ही टीचर की ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, वो ऑनेस्ट भी है, वो हार्ड वर्किंग भी है। कैसे पता चला? इस एन से पता चला कि ये एक ही बार लगा हुआ है, एडजेक्टिव के सामने एक ही बार लगा हुआ है। इससे हमने जाना कि ये एक ही टीचर की दो क्वालिटीज़ हैं, एक ही टीचर की बात इसमें हो रखी है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़िए,
इस एडजेक्टिव ने भी अपना आर्टिकल लिया है, इस एडजेक्टिव ने भी अपना आर्टिकल लिया है। दो आर्टिकल होने से आप ये समझिए इसमें कि दो टीचर्स की बात हुई है, एक ऑनेस्ट है और एक हार्ड वर्किंग है। ठीक है, जब आपको आर्टिकल की नॉलेज होगी कि कब सिंगुलर आर्टिकल सिंगुलर पर्सन शो कर रहा है, और जब अगर दो बार आर्टिकल दिया है तो वो एक से ज़्यादा पर्सन शो कर रहा है, तभी तो आप वर्ब की एरर पकड़ पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप वीडियो पॉज करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं, प्लस इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको ज़्यादा ठीक रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ऐसे वर्ड्स शो हो रहा है जो काउंटिंग यूनिट या फिर कोई नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे वर्ड्स जो काउंटिंग यूनिट या नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स के साथ आप आर्टिकल कैसे प्लेस करेंगे? जैसे कि मैंने कहा 2 डजन्स एग, नेक्स्ट लिखा 2 डजन एग्स, और थर्ड ऑप्शन है 2 डजन्स एग्स। कौन सा सही लग रहा है? मैं बताती हूँ आपको कि इसमें जो है ये वाला करेक्ट है और ये दोनों रॉन्ग हैं। कैसे रॉन्ग है? ये 2 क्या है? आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। पेन कॉमन नाउन है, 1 है, 2 है, 3 है। इस पेन के बारे में आप कोई नंबर बता रहे हैं तो क्या होगा? न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये 1 2 3 क्या है? उस पेन के लिए एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उस पेन के बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये 2 क्या है? ये एडजेक्टिव है। किसके लिए आया है? इस एग के लिए। ये क्या है? नाउन। जब ये 2 हैं तो आप इसे सिंगुलर कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। एग की जगह क्या होना चाहिए था? एग्स। प्लस ये भी क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। हमने पहले भी देखा था कि एडजेक्टिव के सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, सिर्फ नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, वर्ब के सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। मैं कहूँ एक लड़की बहुत सुंदर है, या कहूँ कि वो लड़की बहुत सुंदर है, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो जब वो एक से 2 लड़कियाँ हो जाएं तो मैं उन ब्यूटीफुल के आगे ब्यूटीफुल्स लगा दूँ, इंटेलिजेंट्स लगा दूँ, एक्सीलेंट्स लगा दूँ, अमेजिंग्स लगा दूँ? नहीं, एडजेक्टिव्स के प्लूरल नहीं होते। तो जब ये डज़न जो है एडजेक्टिव है तो आप यहाँ पर एस जो पुट करके आए हैं ये गलत करके आए हैं। ठीक है, इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन ठीक है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। ये न्यूमेरल एडजेक्टिव ये बता रहा है कि एक से ज़्यादा है, इसलिए आपने इस नाउन को क्या कर दिया? प्लूरल कर दिया। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आपने इसको भी प्लूरल कर दिया, इसको भी प्लूरल और इसको भी प्लूरल। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखिए। मैंने लिखा 100 रुपी नोट। इसमें नाउन कहाँ है? क्या है? आर्टिकल किसके लिए आया होगा? नोट के लिए। अगर सॉरी, नाउन के लिए। नाउन पहचानने का तरीका क्या है? आप उसको सिंगुलर से प्लूरल करके देखो। एक नोट है तो यहाँ पर सिंगुलर दिख रहा है, अगर यहाँ 2 लगा दूँ तो इसमें क्या प्लूरल होगा? 100 के आपके पास 2 नोट हैं, तो यही नाउन बनेगा। नोट का आप क्या कर दोगे? नोट्स कर दोगे। मैं ऐसे लिख दूँ इसको 200 रुपी, तो नोट तो नहीं लिखोगे, नोट्स कर दोगे, क्योंकि अब उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। वैल्यू क्या है? 100। तो इस तरीके से ये नोट 2 है, इसीलिए आपने इसके नाउन को प्लूरल कर दिया। ये 1 क्या दिखा रहा है? यहाँ सिंगुलैरिटी दिखा रहा है, 1 को शो कर रहा है। 100 रुपी नोट ना कह के आपने कह दिया एक नोट है 100 रुपीज़ का, इसलिए ये यहाँ पर किसके लिए आया है? इस नोट के लिए आया है। एग्ज़ाम में एरर कैसे आएगी? आपको यहाँ एस लगा के दे देगा। 100 रुपीज़ नोट कहने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। 100 रुपीज़ नोट, यहाँ रुपीज़ क्यों कर दिया? इस 100 को देख के, 1 रुपये से ज़्यादा है, हमने इसे प्लूरल कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ये नाउन है
तो ये क्या बता रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस नोट की वैल्यू बता रहा है। एडजेक्टिव है तो ये प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। आप यहाँ पर एग्ज़ाम में अगर एस लगा आता है तो इसको काटिए, इसको चेंज नहीं करना है, नोट्स को नोट नहीं करके आना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। अ कपल ऑफ आवर्स will be required to repair the रेडियो। इस एग्ज़ाम्पल को पढ़िए और फिर सोचिए कि ए आना चाहिए या फिर ए नहीं आना चाहिए, इंडेफिनिट आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अ कपल ऑफ आवर्स कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिट है आपको एक से ज़्यादा का दिखा रहा है, ठीक है। और आप इस यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए ये जो कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं, अ पेयर ऑफ, जैसे आप पैंट लेके आते हैं तो उसको आप ट्राउज़र्स ही कहते हैं, आप ट्राउज़र नहीं कहते, तो उसके सामने आप क्या लगाते हैं, अ पेयर ऑफ, ठीक है। इसी तरीके से ये एक फ्रेज़ है, अ कपल ऑफ, इसके लिए आप ए ही लगाएंगे क्योंकि ये कपल जो है एक पूरे उसमें पेयर में चल रहा है, इस वजह से क्या है, एक सिंगल पेयर है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, इस तरीके से। नेक्स्ट हम करेंगे ए और एन जो है सेंटेंस के कभी कभी मीनिंग्स को भी चेंज कर देते हैं। आर्टिकल्स जो हैं कभी कभी सेंटेंस के मीनिंग को भी चेंज कर देते हैं। कैसे? जब किसी चीज़ के बारे में आप पहली बार बात करते हैं तो वो आपके लिए इंडेफिनिट है, और जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी इंडेफिनिट है, क्योंकि आप पहली बार बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या लगेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा। लेकिन जब आप उस मैटर के बारे में, उस इशू के बारे में सेकेंड टाइम डिस्कशन कर रहे हैं, सेकेंड बार कुछ बात कर रहे हैं, तब वहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करेंगे। कैसे? मैंने आपसे कहा येस्टरडे आई बॉट अ पैरट। मैंने आपको एक बात बताई कि कल मैंने एक तोता ख़रीदा, ठीक है। आपको एक बात बताई, आज आपको एक और उसके बारे में बात बता रही हूँ। डैश पैरट टॉक्स अ लॉट। अब आप मुझे दोबारा मिले, आपने मुझसे पूछा कि हाँ भाई पैरट ठीक ठाक है, तोता ठीक ठाक है, क्या कर रहा है, कैसा है, तो मैं उसके एक नेचर के बारे में आपसे बता रही हूँ कि तोता बहुत बोलता है। इसी तोते की, इसी पैरट की बात हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम उसके बारे में दूसरी बार बात कर रहे हैं तो ये क्या आर्टिकल लेगा, ये डेफिनेट आर्टिकल द लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है कि किसकी बात हो रही है। लिसनर, स्पीकर, राइटर, रीडर जब मैटर को जानते होते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है तो वो चीज़ डेफिनेट बन जाती है। तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्लास में मैंने एक बच्चे से पेन ले लिया, तो उस टाइम मैंने उससे कहा गिव मी अ पेन, आप मुझे कोई पेन दे दो, या फिर आप मुझे एक पेन दे दो, ठीक है। अब कल वो बच्चा मुझसे वो पेन जो है रिटर्न करने के लिए कह रहा है, तो वो मुझे क्या बोलेगा, गिव मी द पेन। मैंने तो उससे कहा था गिव मी अ पेन, लेकिन वो मुझे कह रहा है गिव मी द पेन। तो मैं भी जानती हूँ कौन सा पेन की बात हो रही है और वो भी जानता है किस पेन की बात हो रही है। तो वहाँ पर वो पेन जो है वो इंडेफिनिट नहीं रहा, अब वो डेफिनेट बन गया है। दोनों जने जानते हैं किसकी बारे में बात हो रही है। उस टाइम वो पेन जो है, कॉमन नाउन जो है, द आर्टिकल ले रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए। लास्ट नाइट आई met a man, dash man
आस्क फॉर अ रूम टू स्टे। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि भाई कल रात मुझे एक आदमी मिला, वो बात इंडेफिनिट है क्योंकि मैं आपको उस आदमी की बात से परिचित कर रही हूँ, इस टाइम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो जब हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हम वहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। लास्ट नाइट आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिली। उसी आदमी के बारे में जब मैं दूसरी बार आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो वो डेफिनेट बन गया कि उसी आदमी ने आपसे किसी रूम के बारे में पूछा, रहने के लिए कोई रूम मांगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसा आर्टिकल लेंगे? द आर्टिकल लेंगे। तब आप ये नहीं कहेंगे, जिसको आप कह रहे हैं वो आपसे ये नहीं कहेगा किस आदमी की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी अभी उस आदमी के बारे में बताया है कि जो आदमी आपको कल रात मिला था उसी के बारे में बता रहे हैं कि उसने आपसे एक रूम मांगा, एक रूम के बारे में पूछा रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल आएगा, कैसा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ए और एन लगा देने से सेंटेंस में कभी कभी मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। कैसे? हैव यू बीन टू एन एम्यूज़मेंट पार्क। अब मैं इसको डेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखती हूँ। हैव यू बीन टू द एम्यूज़मेंट पार्क। दोनों सेंटेंसेस ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस कहाँ है? एक एन का और द का, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल का। पढ़ के देखिए, फर्स्ट वाले सेंटेंस से आप क्या मीनिंग निकाल पा रहे हैं? हैव यू बीन टू एन अम्यूज़मेंट पार्क। हम जानते हैं ए और एन जो है एनी का सेंस भी देता है। इसका ये मतलब निकल रहा है क्या कभी किसी अम्यूज़मेंट पार्क में गए हो? यानी कि यहाँ पर किसी स्पेसिफ़िक की बात नहीं हो रही है, वो जनरली आपसे पूछ रहा है कि किसी भी अम्यूज़मेंट पार्क में आपने कभी विज़िट किया है। तो यहाँ पर ये जो एन है ये एनी का सेंस दे रहा है, कोई या किसी का सेंस दे रहा है। लेकिन आप अगर इस एन को द से रिप्लेस कर दें तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आज मेरे पास किसी अम्यूज़मेंट पार्क के पासेस हैं, मैंने कहा ये पासेस अगले महीने तक वैलिड हैं, आपको दे दिए। अब आप मुझे कुछ दिन बाद मिल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ हैव यू बीन टू द अम्यूज़मेंट पार्क। अब आप भी जानते हैं किस अम्यूज़मेंट पार्क की बात हो रही है और मैं भी जानती हूँ किस अम्यूज़मेंट पार्क की बात हो रही है। वही अम्यूज़मेंट पार्क जिसके पासेस मैंने आपको दिए थे। क्यों? पार्क अम्यूज़मेंट पार्क हुआ है तो मैं भी जानती हूँ किसके बारे में पूछ रही हूँ और वो भी जानता है किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ए और एन जो है चीज़ों का, सेंटेंस का मीनिंग भी बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। जो चीज़ अननोन थी वो नोन बन जाती है, नोन बन जाने से वो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करती है। एक और एग्जांपल देखिए, वुड यू लाइक टू ट्राई एन एप्पल पाई। द एप्पल पाई, वुड यू लाइक टू ट्राई द एप्पल पाई। यहाँ एप्पल पाई को डेफिनेट किया गया है। कैसे? मैंने किचन में एप्पल पाई बनाई है और आपको प्लेट में सर्व करके दी है, आपको दिखा भी रही हूँ और आपसे पूछ भी रही हूँ ये चीज़ आप ट्राई करेंगे। तो उस टाइम आप भी जान रहे हैं कि क्या ट्राई करने को कह रही हूँ और मैं भी जानती हूँ क्या ट्राई करने को कह रही हूँ। आप वो चीज़ देख पा रहे हैं तो वो चीज़ डेफिनेट हो गई, नोन हो गई। नोन हो जाने से क्या लेगी? वो डेफिनेट आर्टिकल लेगी। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, हैव यू एवर ट्राइड एन एप्पल पाई। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है? हैव यू एवर ट्राइड एन एप्पल पाई, क्या कभी कोई एप्पल पाई ट्राई की है? तो यहाँ पर ये जो एन है ये एनी का सेंस दे रहा है कि कोई भी किसी भी टाइप की एप्पल पाई आपने कभी ट्राई की है। तो एक एन लगा देने से मीनिंग कुछ और आ रहा है और द लगा देने से मीनिंग कुछ और आ रहा है। ठीक है, इसी बात को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं।
हैव यू सीन अ कैट, हैव यू सीन द कैट। दोनों में फ़र्क क्या है? आर्टिकल का, एक बार ए और एक बार द। ये अननोन के बारे में बता रहा है। अननोन कौन होगा कैट से? मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का, हमने उससे पूछा कभी कोई बिल्ली देखी है, कभी बिल्ली देखी है, यानी कि वो अब तक कैट से अननोन है। तो यहाँ पर हमने ये जो ए लगाया है, ये उस इंसान के लिए, उस बच्चे के लिए ये जो नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, वो अननोन है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? हैव यू सीन द कैट। आपके घर में कोई पालतू बिल्ली है, काफ़ी देर से दिख नहीं रही, तो अब आप सामने वाले से पूछ रहे हैं बिल्ली कहाँ है। तो अब आप भी जानते हैं किस बिल्ली की बात हो रही है, और वो भी जानता है किस बिल्ली की बात हो रही है। वही जो बिल्ली घर में पाली हुई है, दिख नहीं रही, कहाँ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, हैव यू सीन द कैट। तो ए लगा देने से वो चीज़ अननोन बन गई। आप फर्स्ट टाइम उससे पूछ रहे हैं बिल्ली देखी है, फर्स्ट टाइम पूछ रहे हैं, इसीलिए इंडेफिनिट आर्टिकल की बात हुई। लेकिन इस वाली बिल्ली से आप परिचित हैं, नोन है, आप जानते हैं कौन सी बिल्ली की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने आर्टिकल द का यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। एक बात कल की क्लास में बतानी रह गई थी। बताना क्या रह गया था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे यूट्यूब इसको उतना ही रिकमेंड करेगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है, इसको लाइक मिलेगा, इसको ज़्यादा टाइम तक देखा जाएगा, इसको शेयर्स मिलेंगे, तो ये ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने नोट्स आप टाइम से बनाते रहें। मैं ऑथेंटिक रेफरेंसेस से आपके सामने एग्जांपल्स लाती रहूँगी। हम रूल से नहीं पढ़ेंगे, हम जेन्युइन चीज़ फंक्शन से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।